हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। फाइनली अब हम लोग फिर से कंडीशंस के बारे कंटिन्यूअसली हर एक वीडियोस में पढ़ते जाएंगे। तो इतने डिले के लिए रियली सॉरी। तो आज की हमारी कंडीशन है पेरिफेरल न्यूरोपैथीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस वर्ड की मीनिंग समझेंगे कि ये है क्या, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज का मतलब क्या है। ठीक है, तो पेरिफेरल मतलब पेरिफेरल नर्व्स को ये रेफर कर रहा है। ठीक है, न्यूरोपैथीज का मतलब क्या हो जाता है, या डिजीज या डिसफंक्शन होना। ठीक है, तो इसको क्या हम लोग पढ़ेंगे कि ये पेरिफेरल नर्व्स की कोई डिजीज या डिसफंक्शन के बारे हम लोग इस कंडीशन में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया पेरिफेरल न्यूरोपैथीज का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन में है क्या। Peripheral nerves are located outside of the brain and spinal cord, ठीक है, which provide the means of communication between the brain and the other parts of the body, including muscles, skin, internal organs and blood vessels। तो इसमें क्या बोल रहा है कि पेरिफेरल नर्व्स कहाँ रहती है। आप लोग को पता है कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आउटसाइड में रहती है। और ये क्या करती है एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, किसके बीच में, ब्रेन और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी मतलब मसल्स आ जाती है, स्किन, इंटरनल ऑर्गन्स, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट करती है बिटवीन ब्रेन और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है। तो ये क्या था इंट्रोडक्शन, हम लोग समझ गए कि पेरिफेरल नर्व्स कहाँ रहती है, ये आउटसाइड ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की रहती है। ठीक है, ये एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन काम करती है बिटवीन ब्रेन और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये थी इंट्रोडक्शन में। आगे हम लोग चलते हैं इसकी डेफिनेशन में क्या बोल रहा है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी इट इज़ अ कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, ये क्या है, एक कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और ये होता क्यों है, डैमेज टू द पेरिफेरल नर्व्स के कारण। हम लोगों ने इसकी मतलब भी समझी थी कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसका मतलब ही होता है कि पेरिफेरल नर्व्स की डिजीज या डिसफंक्शन होना। ठीक है, तो वही वाला यहाँ डेफिनेशन में बोल रहा है कि ये कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। होता क्यों है, डैमेज ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स के कारण। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, सिंपल डेफिनेशन थी। आगे हम लोग चलते हैं इसकी मेन टाइप्स में। ठीक है, तो टाइप्स में इसकी 3 टाइप्स आती है। पहला है मोनोन्यूरोपैथी, ठीक है, देन पॉलीन्यूरोपैथी, उसके बाद है मोनोन्यूरोपैथी मल्टीप्लेक्स। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में कि ये तीनों वर्ड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोनोन्यूरोपैथी के मतलब। ठीक है, तो मोनो मतलब आप वर्ड से पकड़ो कि ये मोनो मतलब सिंगल, एक होता है। ठीक है, मोनो मतलब एक, मोनोन्यूरोपैथी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इन्वॉल्व डैमेज टू ओनली वन नर्व। मोनोन्यूरोपैथी में क्या होगा, डैमेज सिर्फ एक नर्व की होगी। ठीक है, देन पॉलीन्यूरोपैथी, पॉली मतलब आप पकड़ो कि ये पॉली मतलब ज्यादा होता है। ठीक है, आप लोग को पता भी होगा। तो पॉलीन्यूरोपैथी में क्या होगा, इंक्लूड मल्टीपल नर्व्स अफेक्टिंग ऑल लिम्स आर अफेक्टेड। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, मल्टीपल नर्व्स अफेक्ट हो रही है। ठीक है, और इसमें पूरी जितनी लिम्स है हमारी, ठीक है, 4 लिम्स है, तो वो लिम्स अफेक्ट हो जाती हैं इसमें। ठीक है, देन मोनोन्यूरोपैथी मल्टीप्लेक्स, जिसको हम लोग पॉलीन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स भी बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंक्लूड 2 और मोर आइसोलेटेड नर्व्स इन सेपरेट एरियाज ऑफ द बॉडी आर अफेक्टेड। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा आइसोलेटेड नर्व्स, इसमें मेन वर्ड ये आइसोलेटेड नर्व्स है। ठीक है, इसका मतलब आपको समझना है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पेरिफेरल नर्व्स अफेक्ट हो रही है। और आइसोलेटेड नर्व्स, आइसोलेटेड नर्व्स का मतलब बॉडी के अलग अलग हिस्से में जो पेरिफेरल नर्व्स है वो इफेक्ट हो रही है। ठीक है, कोई एक जगह पर्टिकुलर नहीं है, अलग अलग जगह में इफेक्ट हो रही है। मैं इसकी फोटोज डाल दूंगी, आप लोग देखिएगा उसको, आप लोग क्लियर समझ में आ जाएगा कि मोनोन्यूरोपैथी, पॉलीन्यूरोपैथी और मोनोन्यूरोपैथी मल्टीप्लेक्स में डिफरेंस क्या है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे इसकी कॉजेस और रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले इसकी कॉजेस और रिस्क फैक्टर्स हम लोग साथ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है इसकी इंजरी या सडन ट्रॉमा से। ठीक है, इंजरी या सडन ट्रॉमा की पेरिफेरल नर्व्स की लीड कर सकती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। देन मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की एग्जांपल्स में अगर बोलूं तो मेटाबॉलिक में आपकी डायबिटीज आ जाएगी, सिंपल याद रखिएगा। और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में हाइपोथायरॉयडिज्म भी, ये शायद पॉसिबल है कि इससे भी हो सकती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देन विटामिन बी डेफिशिएंसी के कारण भी पेरिफेरल न्यूरोपैथीज लीड कर सकती है कंडीशन। देन ऑटो इम्यून डिजीजेस जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, ये हो गई। देन एड्स,
एड्स में क्या है, एड्स में या तो ये एड्स के डिजीज के कारण होगी पेरिफेरल न्यूरोपैथी, या तो जो एड्स को ट्रीट करने की ट्रीटमेंट है, ठीक है, उससे वो कंडीशन लीड कर सकती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की। देन एक लास्ट आ जाता है किडनी फेलियर, ठीक है, किडनी फेलियर से भी ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कंडीशन लीड हो सकती है। तो ये कुछ कॉजेस और रिस्क फैक्टर्स थी, होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। देन कुछ अदर कॉजेज इसमें हैं, जैसे कि कैंसर थेरेपी ड्रग्स, जैसे कि विनक्रिस्टीन, ठीक है, तो ये ड्रग के अगर आप लोग नाम लिख दोगे तो आप लोग को प्लस पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है अगर आप अपने आंसर शीट्स में से लिखते हो तो, ठीक है। देन अदर मेडिकेशंस के नाम है जैसे मेट्रोनिडाजोल, आइसोनिएसिड, ठीक है, ये कुछ मेडिकेशन से इससे भी लीड कर सकती है कंडीशन पेरिफेरल न्यूरोपैथी। देन उसकी कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है मसल वीकनेस, मसल वीकनेस हम लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। देन वीकनेस, नमनेस और पेन हम लोग को देखने को मिलेगी हैंड्स, लेग्स और फीट में, ठीक है। देन स्टैबिंग और बर्निंग पेन सेंसेशन होगा, ठीक है। देन पैरास्थेशिया, पैरास्थेशिया का क्या मतलब हो जाता है, एबनॉर्मल सेंसेशन, सेंसेशन किसका, टिंगलिंग या प्रिकिंग सेंसेशन देखने को मिलती है, ठीक है। देन एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू टच रहेगी, ठीक है। देन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हम लोग को देखने को मिलता है, अनकंट्रोल्ड मसल ट्विचिंग और बाउल और ब्लैडर प्रॉब्लम्स भी हमें इसे देखने को मिलती है। तो ये थी हमारी कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, ठीक। अब आगे हम लोग देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सबसे पहले आता है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करना है, पेशेंट्स की प्रेजेंट, पास्ट, मेडिकल, सर्जिकल हिस्ट्री हमें पूछनी है, ठीक है, वो करनी है। उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में काफ़ी सारे टेस्ट आते हैं, कुछ मैं एग्जांपल्स बताती हूँ, जैसे कि गेट टेस्ट, पिन प्रिक सेंसेशन टेस्ट, ठीक है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स टेस्ट, मोटर टेस्ट, ये कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन हैं। कुछ और भी एग्जामिनेशन आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ताकि मैं भी सीख सकूँ, ठीक है। तो ये हो गई फिजिकल एग्जामिनेशन। देन आता है न्यूरोलॉजिकल एग्जाम्स। तो न्यूरोलॉजिकल एग्जाम्स में क्या होता है कि जो नर्व इफेक्ट हो रही है, ठीक है, उससे जो सिम्टम्स जनरेट हो रहे हैं उस नर्व को लेकर टेस्ट किया जाता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें, अगर आपकी ओल्फैक्टरी नर्व इफेक्ट हो रही है, ठीक है, तो आपको कुछ दिया जाएगा स्मेल करने के लिए और उससे आपकी जो ओल्फैक्टरी रेस्पॉन्स है वो देखा जाता है। तो ऐसे ही कुछ न्यूरोलॉजिकल एग्जाम्स होते हैं। देन ब्लड और यूरिन टेस्ट होता है, ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी, ईईजी। ईईजी क्या है, इससे हम लोग ब्रेन एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने टीवी में देखा होगा कि कुछ स्मॉल सेंसर्स आपके हेड पे, स्कैल्प में लगाए दिए जाते हैं, ठीक है, और उससे जो आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो रिकॉर्ड होती है एक मशीन में, ठीक है, फिर डॉक्टर उसे देख के एनालाइज करते हैं। तो ये है ईईजी। देन स्पाइनल टैप। स्पाइनल टैप या तो इसे आप लंबर पंचर भी आप बोल सकते हो, ठीक है, तो ये स्पाइनल टैप भी हम लोग कर सकते हैं। देन कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी, हम लोग सीटी स्कैन हम लोग कर सकते हैं। देन एमआरआई। एमआरआई ये सबसे भी हम लोग को पता लग सकता है कि कौन सी नर्व कंप्रेस हो रही है, ठीक है, तो ये हो गया। देन नर्व कंडक्शन वेलोसिटी स्टडीज। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो नर्व इम्पल्सेस है उसकी कंडक्शन कैसे हो रही है वो हम लोग को इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। देन इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ईएमजी में क्या होता है, इसमें हम लोग मसल्स रिस्पॉन्स हम लोग इसमें देखते हैं। अगर कुछ भी न्यूरोमस्कुलर एबनॉर्मलिटीज है तो वो हमें इससे पता चलती है, ठीक है। देन नर्व बायोप्सी और स्किन बायोप्सी भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से जो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं इसकी मैनेजमेंट में, और ये लास्ट है। तो मैनेजमेंट में क्या है, तो नो मेडिकल ट्रीटमेंट्स नाउ एग्जिस्ट दैट कैन क्योर इनहेरिटेड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है। अभी तक कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं आई है जो इनहेरिटेड पेरिफेरल न्यूरोपैथीज को क्योर कर सके, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट क्या है कि थेरेपी फॉर पेरिफेरल न्यूरोपैथी फोकसेस ऑन ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कॉज। पेरिफेरल न्यूरोपैथी की ट्रीटमेंट सबसे मेन फोकस इसका होता है इसकी जो अंडरलाइंग कॉज है, ठीक है, उसे ट्रीट करना। तो कॉज कुछ भी हो सकती है, जैसे कि विटामिन डेफिशिएंसी से अगर हो रही है तो इसे हम लोग करेक्ट करना है। अगर डायबिटीज़ से हो रही है तो उसमें हम लोग का गोल होगा कि अर्ली डिटेक्शन करना डायबिटीज़ का और उसे कंट्रोल में रखना, ठीक है, ताकि वो लीड ना करे पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कंडीशन, ठीक है। तो ये हो गई डायबिटीज़ में। देन इम्यून डिजीजेस, अगर कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है, तो उसे हम लोग को ट्रीट करना है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेके, जैसे कि प्रेडनिसोन, साइक्लोस्पोरिन, एजाथायोप्रीन, ठीक है, तो ये कुछ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं। और एक ये है प्लाज्माफेरेसिस, ये एक प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपकी होल ब्लड है उसे रिमूव किया जाता है, ठीक है, उसे रिमूव करके उसमें से फिर प्लाज्मा को सेपरेट किया जाता है। सेपरेट करके उसमें जो एबनॉर्मल एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है उसे रिमूव करके फिर उसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है
फ्रेश प्लाज्मा से, ठीक है, या तो डोनर से प्लाज्मा लेके उसे फिर ब्लड के साथ में पेशेंट के बॉडी में ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्लाज्मा फेरेसिस, ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग याद रखना इस कंडीशन में, ठीक है। देन आगे है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, जैसे कि एमिट्रिप्टिलिन या तो एंटी सीजर मेडिकेशन जैसे कार्बामाजिपाइन, ठीक है। तो ये कुछ मेडिकेशन से ये सब भी दे सकते हो, जैसे कि एक्शन इसकी क्या हो जाती है, रिलीव द पेन ऑफ न्यूरोपैथी, जो पेन जनरेट होती है न्यूरोपैथी के कारण, ठीक है, उससे रिलीफ देगा ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी सीजर मेडिकेशंस, ठीक है। तो ये थी हमारी मैनेजमेंट, तो ये थी हमारी आज की कंडीशन पेरिफेरल न्यूरोपैथीज। तो इसे क्विक एक बार रिव्यू हम लोग कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा इसमें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा कि पेरिफेरल नर्व्स कहाँ रहती है, आउटसाइड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ये एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन काम करती है बिटवीन ब्रेन और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा। फिर डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा कि ये कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, होती क्यों है, पेरिफेरल नर्व्स की डैमेज से, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने इसकी टाइप्स देखी, जैसे कि मोनोन्यूरोपैथी, पॉलीन्यूरोपैथी और मोनोन्यूरोपैथी मल्टीप्लेक्स। तो इसमें हम लोगों ने देखा मोनोन्यूरोपैथी मतलब सिर्फ एक नर्व की डैमेज हो रही है, पॉलीन्यूरोपैथी में मल्टीपल नर्व्स की डैमेज हो रही है और ये अफेक्ट कर रही है हर एक लिम्स, ठीक है। देन मोनोन्यूरोपैथी मल्टीप्लेक्स, या जिससे हम लोग बोलते हैं पॉलीन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स, इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो या दो से ज्यादा नर्व्स डैमेज हो रही है, वो भी आइसोलेटेड नर्व्स, मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में इफेक्ट हो रही है, ठीक है। ये हो गई तीनों टाइप्स। आगे हम लोगों ने देखा इसकी कॉजेस और रिस्क फैक्टर्स, जैसे कि इंजरी, मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, विटामिन बी डेफिशिएंसी, ऑटोइम्यून डिजीजेज, एड्स, किडनी फेलियर, ठीक है। ये कुछ कॉजेस और रिस्क फैक्टर्स हम लोगों ने देखा, और कुछ दूसरे कॉजेस हम लोगों ने देखा, जैसे एंटी कैंसर ड्रग्स, विंक्रिस्टीन और दूसरे मेडिकेशंस मेट्रोनिडाजोल और आइसोनी एसिड। तो ये हमारी हो गई कॉजेस और रिस्क फैक्टर्स। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हम लोगों ने देखा कि इसमें मसल वीकनेस हम लोग को देखने को मिलता है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू टच, पैरास्थेशिया, स्टैबिंग, बर्निंग पेन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हम लोगों ने देखा। देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस, ठीक है। देन ब्लड यूरिन टेस्ट, ईईजी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी जिसमें आपकी ब्रेन एक्टिविटी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, लंब पंचर करते हैं। देन सीटी एमआरआई करना है, ठीक है, जिससे अगर पता चले कोई नर्व कंप्रेस तो नहीं हो रही है। देन नर्व कंडक्शन वेलोसिटी स्टडीज से हम लोग को पता चलता है कि आपकी जो नर्व इम्पल्सेस की कंडक्शन है वो कैसे हो रही है, ठीक है। देन इलेक्ट्रोमायोग्राफी में पता चलता है कि आपकी मसल्स की रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है, वो उसमें हम लोग देखते हैं। अगर कोई न्यूरोमस्कुलर एबनॉर्मलिटीज है तो वो इसमें पता चलती है। देन नर्व बायोप्सी और स्किन बायोप्सी भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस थी। और मैनेजमेंट में हम लोगों ने देखा कि इसकी कोई इनहेरिटेड पेरिफेरल न्यूरोपैथी से कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ही नहीं है, और ट्रीटमेंट है तो वो फोकस करती है सिर्फ अंडरलाइंग कॉज, जो कॉज है उसे ठीक करना है। जैसे विटामिन डेफिशिएंसी हुआ तो विटामिन डेफिशिएंसीज को ठीक करनी है, डायबिटीज़ है तो उसे कंट्रोल करना है, इम्यून ऑटो इम्यून डिसीज है तो उसे कंट्रोल करना थ्रू इम्यून नो सप्रेसिव ड्रग्स। फिर प्लाज्मा फेरेसिस एक प्रोसीजर है जिसमें आपकी ब्लड को रिमूव, होल ब्लड को पूरा निकाला जाता है, ठीक है। उसमें से फिर प्लाज्मा को सेपरेट करके उसमें एबनॉर्मल एंटीबॉडीज हटाया दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में फिर फ्रेश प्लाज्मा या तो डोनर से लेके प्लाज्मा ब्लड के साथ में फिर पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो ये थी प्लाज्मा फेरेसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, ये आप लोग याद रखना, ठीक है। देन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स या एंटी सीजर मेडिकेशंस भी हम लोग इसमें दे सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी कंडीशन पेरिफेरल न्यूरोपैथीज। होप आप लोग को समझ में आ गई होगी कि ये कंडीशन में हो क्या रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, मैं आप लोग की डाउट क्लियर कर दूंगी। और कुछ आप लोग को भी पता हो तो मुझे भी बताना, तो मैं भी सीखूंगी आप लोग के साथ साथ। अगर चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग रेगुलरली यहाँ पे एक नई कंडीशन के साथ मिलते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे ज़रूर शेयर कर देना। फिर मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट डिजीज कंडीशन। तब तक के लिए जय हिंद।